हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 10 अपलोड कर दिया। ठीक है, ये पार्ट 11 है। इसमें हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपको बताना कि किस शब्द में है जो आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आपको बताना कि किस में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लावा, ऑप्शन बी है बुलावा, ठीक, दिखावा, चढ़ावा। तो आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय हमने आपको बता दिया कि जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लावा में क्या है? प्रत्यय नहीं है। ठीक है, लावा शब्द में प्रत्यय नहीं है। आवा आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अनुवाद, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग पहले ही लगता है, तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ठीक है, तो अनुवाद में अगर उपसर्ग देखते तो उपसर्ग पहले आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनु आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो 30, 42, 50, 28। तो कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 हो जाएगा। ठीक है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42 हो जाएगा, 42 जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, कृदंत, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना कृदंत प्रत्यय है ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो जी आपको बताना किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। तो याद रखना हमेशा कृदंत प्रत्यय है जी हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सावधानी, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना कि सावधानी प्रत्यय बाद में लगता है, तो सावधानी में क्या प्रत्यय आ जाएगा? बड़ी नी आता है, तो क्या बड़ी ई आ जाएगा प्रत्यय, तो लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा बड़ी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक, आपको बताना है कि दो अथवा दो से अधिक, तो क्या कहते हैं उसे? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, छंद कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसे? संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विच्छेद, विग्रह या संक्षेप। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेप होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कर्मधाराय समास किस में है? आपको बताना कि कर्मधाराय समास किस में है। तो चक्रपाणी, नीलोत्पलम, माता पिता या चतुर्युग में, तो किस में हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलोत्पलम में हो जाएगा। कर्मधारय समास किस में? नीलोत्पलम में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जिस समास के दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जो आपको बताना, जो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर द्विगु समास होता है, बहुब्री समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तुरंत समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वहां पर क्या होता है? बहुब्री समास होता है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है कि दीनानाथ, दीनानाथ में प्रयुक्त, दीनानाथ में कौन सा समास है? आपको बताना दीनानाथ में कौन सा समास है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कौन सा समास हो जाएगा जब समास पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्या दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आता है दस मुख, दस मुख में कौन सा समास है? आपको बताना है कि दस मुख में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष, दिगु, बहुब्री, कर्मधारय समास, तो कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, जब भी हमने आपको बताया था समास पढ़ा, जब कि किसी भगवान का नाम आता है, ठीक है यार, ऐसा कोई नाम आता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है ये आपको बताना। तो किसमें सही सामासिक पद है? तो पुरुष, धनवी, ठीक, मंत्री परिषद,
दिवारात्रि त्रिलोकी में सामासिक पद है तो किस में हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोकी में हो जाएगा। ठीक है, त्रिलोकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट, देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास है आपको बताना, देश प्रेम में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा, देश के लिए प्रेम, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जी आपको याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है, तो आपको बताना पंचवटी में कौन सा समास है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष, नन, बहुब्रीहि, कर्मधारय। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर में आपको बताना कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, आलुक समास। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, तो युधिष्ठिर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको बताना रूढ़ शब्द कौन सा है। तो जो सही आंसर है वो आपको बताना रूढ़ शब्द कौन सा है, जलज, वैभव, मलयज, पंकज। तो रूढ़ शब्द तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैभव। वैभव में कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, आपको बताना देशज शब्द कौन सा है, खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना। तो इसमें देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोटा हो जाएगा। ठीक है, लोटा कैसा शब्द है, एक देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपको बताना कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो सही आंसर है वो आपको बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते, तो यौगिक कहलाते। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, अनुकरणात्मक नहीं है जी, आपको बताना कौन सा अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक, तो मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, झुटलाना। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, झुटलाना। ठीक है, झुटलाना क्या है, ये क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, झुटलाना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन, मृगनयनी। मृगनयनी में कौन सा समास है, आपको बताना कि मृगनयनी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। मृगनयनी में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ठीक, तो उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उल्लेख है या रूपक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, उल्लेख क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संदेशनी, क्या संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति या वक्रोक्ति। जो राइट आंसर है वो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है वीर या आला किस जाति का छंद है, वीर या आला किस जाति का छंद है, ये आपको बताना। ठीक है, मात्रिक है, मुक्त है या वर्णिक है, इनमें से कोई नहीं। तो वीर या आला किस कौन सा है, ये वर्णिक छंद हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, वर्णिक हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बीभत्स, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है क्या होता है। तो भय, घृणा, शोक, निर्वेद। बीभत्स का हो जाएगा घृणा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, अब आता है यहाँ पे क्रोध। क्रोध रस का स्थायी भाव बताना है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है क्रोध। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, रस कितने प्रकार की होती है, आपको बताना है रस कितने प्रकार की होती है।
3, 9, 8, 7 कितने प्रकार के होते हैं रस? रस होते हैं 9 प्रकार के। जी आपको याद रखना, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना निम्नलिखित हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? आपको बताना है हिंदी साहित्य का वात्सल्य या वात्सल्य, करुण, भक्ति, शांत, तो कौन सा है? ठीक है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? वात्सल्य, करुण, भक्ति, शांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत रस हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, उत्साह या हास्य? श्रृंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार का रति होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूठा दिखावा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मह काला का अर्थ है? कोयले की दलाली में मह काला का अर्थ है झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मह काला का अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कितने क्वेश्चन सही बने ये आपको कमेंट में बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही, वो आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आएंगे, दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।